My dear student and learner, today we are going to in second lecture benzene and its derivative. हम डिस्कशंस करें इसके पहले जो मेरे नए दोस्तों आए हैं उसको गुजारिश है इसको उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए। तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करने की घंटी बजाऊंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और मेरा वीडियो आपके तक तुरंत ही पहुंच पाएगा। लेट अस सी हाउ इज इट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है बेंजीन के बारे में। अभी आज हम देखने वाले हैं ऑर्बिटल व्यूज। ऑर्बिटल व्यूज क्या दिखाता है कि हमने ऐसा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर ऐसे कुछ नतीजे पे आए थे कि ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसे स्ट्रक्चर के मुताबिक उसका हाइब्रिडाइजेशन जो ये है ये sp2 होगा। We know that कि we have three p orbital px, py and pz। sp2 का मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल कंबाइन होके चलती है और एक p ऑर्बिटल बाकी रह जाती है। तो अभी क्या होगा कि आपने अपने घर में देखा ही होगा एक फैन होगा। तो ये फैन किस तरह होता है, इस तरह से, और ये फैन ऊपर की ओर यहाँ से लगा हुआ होता है बस। तो इस तरह से ही हमारे पास कुछ ऐसी ही sp2 ऑर्बिटल हुआ करती है। तो ये बात हुई, ये बात हुई। तो ये फैन ऐसे, ये जो है परपेंडिकुलर, जो फैन सीलिंग के साथ जो जुड़ता है वो हमें p ऑर्बिटल कहेंगे और उसके जो पंखे होते हैं उसको हम sp2 ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो उसका आप सोच लीजिए कि 6 पंखे हैं आपके पास, तो ये इस तरह जुड़ जाते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर का दिखता है ये p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, दैट आर इन परपेंडिकुलर। और उसको अच्छी तरह देखे तो उसका ये भी व्यू होता है। जो ब्लैक कलर का दिखते हैं ना वो दैट इज एन sp2, ये sp2 है। पर जो ब्लू कलर का दिखता है, the blue color things, it is nothing but it is p orbital और उसके साथ p orbital जुड़ी हुई होती है। तो ये जो p orbital होती है उसका ये जो ब्लैक कलर का ऊपर का पोर्शन है ये कंबाइन होके हमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स देते हैं। तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया। तो अभी होगा तो क्या होगा बच्चों, हम क्यों इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में सोचते हैं? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होने वाली है वो इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे होने वाली है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सोचना होगा, ठीक है। और ज्यादातर हमारे पास दो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो उसमें से कौन रिएक्ट करेगा? ज्यादातर पी पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में होंगे and these are very susceptible to give the reactions। ठीक, चलते हैं। देखो इस तरह का हमारे पास बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या और कैसे अरेंज होती है? हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा एक चैप्टर 11th 12th में कहाँ पे आता है, तो उस टाइम वो लोगों ने हमें हिंसबर्ग के बेसिस पे वेव इक्वेशन दिखाते हैं। तो प्लस प्लस का मतलब ये होता है ये सब एक ही फेज में होते हैं, एक ही फेज में। माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि एक ही फेज में होता है। बच्चों उसका मतलब ये नहीं होता कि प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज, ये प्लस माइनस है। मैं आपको बता दूं एक स्ट्रक्चर की ओर से। देखो कि ये एक बंदा है, वो इस तरह खड़ा है और दूसरा एक बंदा उसके सामने ही खड़ा है, वो शीर्षासन करके बैठा हुआ है। तो ये दोनों को अगर हैंड शेक करने को हम बोलेंगे तो ये अच्छी तरह से हैंड शेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट है ये एक ही फेज में नहीं है। उसका ऑपोजिट आप देख लीजिए, एक बच्चा इस बंदा ऐसे खड़ा है, दूसरा बंदा ऐसे खड़ा है, दूसरा बंदा एक ऐसे खड़ा है। तो आप उसके साथ हैंड शेक करवाने का बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि ये अच्छा है। इस तरह से आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर कोई दो बंदे हैं, दोनों शीर्षासन करके खड़े हुए, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों के बीच में हैंडशेक हो जाएगा। तो ये एक अच्छा
पोजीशन है, ये भी एक अच्छी पोजीशन है, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लस प्लस इज गुड, माइनस माइनस इज ऑल्सो गुड, माइनस माइनस इज गुड, बट ये प्लस माइनस वाली बात जो चलेगी उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अच्छी तरह से बेंजीन में कैसे अरेंज होते हैं, देखो इस तरह से सभी प्लस प्लस वाले ऊपर ही होंगे, ये अरेंजमेंट देखिए, ये अरेंजमेंट, ये इस तरह का जो पूरा अरेंजमेंट होगा वो ब्लू वाले अपर फेज में है और ग्रीन वाले लोअर फेज में है। इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो चलो ऐसे हमें निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस रिप्रेजेंटेशन, देखो बेंजीन में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये कि इस तरह का और ये इस तरह का। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये रेजोनेंस के है ऐसा निकालने के लिए हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ हुआ करती थी वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। मैं आपको बता दूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की करीबन 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, उसकी 134 एंगस्ट्रॉम होती है और उसकी 120 एंगस्ट्रॉम होती है। तो याद इस तरह रखना है कि उसका कुछ हाइब्रिडाइजेशन sp2 जैसा है, sp2 का कुछ बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो उसको यहाँ से ले लीजिए, ये हमारा यूज हो जाएगा। उसमें से हमें कुछ 14 ऐड करो तो हमें 134 मिलेगा, उसमें 20 ऐड करो तो हमें कुछ 154 मिल जाएगा। बट ये बेंजीन का जब उन्होंने देखा तो ये करीबन कुछ नहीं था इतना, देखो पेन चेंज कर लेते हैं पहले, ये नहीं था इतना भी और ये नहीं था इतना भी, ये बीच वाली कुछ साइन आती थी, वो थी 1.397 एंगस्ट्रॉम, वो बताती थी कि इसमें रेजोनेंस है। तो थोड़ा बहुत अभी आगे देखें तो बेंजीन में क्या होता था कि इज एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड बिटवीन द टू कैल्कुलस स्ट्रक्चर। देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर थे, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, दूसरा स्ट्रक्चर एक कुछ ऐसा कुछ था, ये दोनों का बीच वाला स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास निकल के आता था, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर शॉर्टर देन द टिपिकल सिंगल सिंगल बॉन्ड। टिपिकल सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ मींस जो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल वाली बॉन्ड लेंथ होती है उससे तो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कम ही हुआ करती थी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में कम हुआ करती थी, उसका रीजन रेजोनेंस हो सकता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड येट लॉन्गर देन द टिपिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी उससे वो ज्यादा थी। Benzene is a resonance can be represented by a drawing a circle inside the six member। देखो ये मैंने बताया इस तरह का बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं तो फिर आगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी, देखो बेंजीन ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है। क्या है? साइक्लोहेक्सीन। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इतनी हाइड्रोजनेशन से एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी बाहर निकलती है ऐसा दिखाता है। अगर वो दो बॉन्ड्स हो गए तो 120 इंटू 2 तो 240 किलो जूल पर मोल चाहिए, ये साइक्लोहेक्साडाइन है। ऐसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ, ये डबल बॉन्ड इस तरह से इस तरह पर अरेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेड 8 किलो जूल जितनी कम चाहिए, 232 किलो जूल पर मोल है। पर जब हम बेंजीन लिया करते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 120 इंटू 3, ये शुड बी 360 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए 120 चाहिए, तो होनी चाहिए इतनी, बट ये थियोरिटिकली है। तो प्रैक्टिकली कितना आया? ये कुछ आता है प्रैक्टिकली। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों? जो ये हुआ, ये जो पार्ट्स हुआ ना, मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट
उसको रेजोनेंस एनर्जी बोला करते हैं। तो उसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थियोरेटिकल हाइड्रोजनेशन एनर्जी माइनस theoretical hydrogenation energy minus practical hydrogenation energy, जो ये आता है उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं बच्चों। तो ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। ओके और इसी तरह रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बारे में, जितनी हाइड्रोजनेशन एनर्जी कम इतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। मींस की पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही रिलेशन है, हाइड्रोजनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक में हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी एक्सेप्ट वी कैन से रेजोनेंस एनर्जी। तो ये थोड़ा हमारा रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखते हैं अभी आगे क्या निकाल के आते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का कुछ नतीजा है। ये कार्बन कार्बन सिंगल का मैंने बताया था कुछ 154 पाइकोमीटर। इसमें कुछ हम 14-20 ऐड करते हैं तो 134 पाइकोमीटर। इतनी वैल्यू हम याद रखेंगे राउंड फिगर के तौर पे। इसमें से हम 14 निकाल देंगे तो 120 पाइकोमीटर हुआ करती थी। ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये हमारा अल्काइन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ इज बिटवीन द कार्बन कार्बन, ये और बेंजीन में वो आती है ये दोनों के बीच वाली, तो वो होती है 1.38 और वी कैन से हम उसको 138 पाइकोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता है? ये ड्यू टू रेजोनेंस होता है। बिकॉज इंक्रीज रेजोनेंस डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी कॉमन नेम्स ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देखते हैं। ये जो नेम्स है वो नेम उसको कॉमन क्या बोलते हैं। आईयूपैक नेम की हमें बात नहीं कर रही। तो जो पहला वाला है उसको बोलते हैं फिनॉल और उसका आईयूपैक नेम होता है बेंजीन ऑल। आईयूपैक नेम वाला मेरा एक वीडियो है, वो देख लेना तो पता चल जाएगा कि वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स है। उसको बोलते हैं टोल्यूइन, उसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, एनिलीन, बेंजीन अमाइन, उसको बेंजाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। बेंजोइक एसिड, ये भी कॉमन नेम है। चलो फिर आगे थोड़े बहुत देख लेते हैं। उसको बोलते हैं एनिस, पहला वाला जो है उसको बोलते हैं एनिसोल, ये होता है मिथॉक्सी बेंजीन। दूसरा वाला है स्टाइरीन, उसको बोलते हैं विनाइल बेंजीन। उसके बाद हमारे पास है वो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है। और ये भी हमारा एसिटोफिनॉल, ये भी हमारा कॉमन नेम है एसिटोफिनॉल, ये एसिटो उसको बोल देते हैं फिनॉल। डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं ज़ाइलिन। देखो इसको मैं इस तरह याद रखवाता हूँ बच्चों को कि भाई यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, ये ऐसे बेंजीन लगा दो, ये थोड़ा बहुत ज़ाइलिन जैसा हो जाएगा। तो ज़ाइलिन, और ये होता है मेटाज़ाइलिन, ऑर्थोज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन, ऐसे आते हैं। ये होता है मेसिटाइलिन, ये 2-3 जगह पे CH3 होता है, उसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। ये होता है टोल्यूइन जैसा, अगर ये नहीं होता तो ये होता है टोल्यूइन, अगर ये नहीं होता तो ये होता है एसिड, तो उसको बोलते हैं टोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड।
फिर ये होके चलता है क्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, लाइक दैट। ओके, इस तरह से हमारे पास रिसोर्सिनॉल भी हुआ आता है, देन कटेकॉल, सब आते हैं, पर इतने थोड़े बहुत हम यहाँ पे रखेंगे। फिनाइल एंड बेंजाइल किसको बोलते हैं? उसको बोलता है फिनाइल ब्रोमाइड, उसको बोलता है बेंजाइल ब्रोमाइड। बच्चों तो ऐसा जो कोई होता है उसको बोलता है फिनाइल, और ये उस फिनाइल के साथ मिथाइल जुड़ जाता है, फिनाइल के साथ मिथाइल जुड़ के आता है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर ऐसा होगा 1-2 पोजीशन तो उसको बोलेंगे एर्थो, 1-3 को बोलेंगे मेटा, 1-4 को बोलेंगे पैरा। अभी आपने ये नहीं सोचा होगा, जहां पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं इप्सो डेरिवेटिव, ठीक है। और ये एन्युलिन उसका कॉमन नेम रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम ऐसे बताते हैं, देखो कि ये हाइड्रोकार्बन के तौर पे ही यूज होता है। देखो इसमें 4 कार्बन है, पहले में उसको आईयूपैक में बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 4 कार्बन, यह है 6 कार्बन, यह है 8 कार्बन, यह है 10 कार्बन। अभी उसको 4 कार्बन एन्युलिन्स बोलते हैं। एन्युलिन इज कॉमनली हम उसको बताते हैं कि जो बेंजीन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें रेजोनेंस हुआ करते हैं, और बेंजीन जैसे रेजोनेंस हुआ करता है वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो ये नंबर कार्बन के तौर पे है, और जिसमें 4 होते हैं उसमें आप देखोगे ना तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो इस तरह से एन्युलिन का नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत कॉमन नोमेनक्लेचर मैंने बताया, तो इस तरह से हम पढ़ते चलेंगे तो आगे हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला भी देखने वाले हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, तो फार्मेसी फ्रेटर्निटी के दूसरे बच्चों को भी ये पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।